बॉयकॉट मेड इन चाइना। और इसे हासिल करने के लिए क्या अपने फोन से एक चाइनीज ऐप को डिलीट कर देने भर से हो जाएगा? क्या चाइना को सबक सिखा देंगे हम इस एक कदम से? हाँ, हो सकता है एक लंबी चौड़ी चेकलिस्ट में एक टिक लग जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, क्योंकि इसे अगर हासिल करना है तो डिलीट बटन बहुत बड़ा होना चाहिए। सोनम वांगचुक के शब्दों में अगर बुलेट का जवाब वॉलेट पावर से देना है तो ये मेरी और आपकी वॉलेट से बात नहीं बनने वाली। यहां सरकार की वॉलेट के स्पेंडिंग पैटर्न और उसकी प्लानिंग को बदलना जरूरी है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो बॉयकॉट मेड इन चाइना की इस मुहिम में प्योर काम की बात यह है कि ये बोलना बहुत आसान है कि चाइना को बॉयकॉट कीजिए, लेकिन इसे करेंगे कैसे वो राह काफी मुश्किल है। इन दिनों ऐप डिलीट करने की लहर सी चल पड़ी है। ऐसी लहर के एक रिमूव चाइना ऐप ही बन गया था। हाँ, ये बात अलग है कि इसे गूगल प्ले स्टोर ने ही आखिरकार रिमूव कर दिया, लेकिन हाँ, बातचीत छिड़ चुकी है। सबके मन में ये सवाल है कि क्या फोन पर जितने भी चाइनीज कंपनीज के ऐप हैं उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। और ये बात आकर टिकती है टिकटॉक पर इसलिए क्योंकि ये मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है भारत का। टिकटॉक के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी फिलहाल 200 मिलियन यूजर्स हैं भारत में। पिछले साल 323 मिलियन इसके डाउनलोड हुए थे, जिसमें कि भारत का हिस्सा था 44%। टिकटॉक भी भारतीय मार्केट पर नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि पिछले साल इन्होंने 25-30 करोड़ की कमाई की थी, इस साल 100 करोड़ तक की कमाई को ये टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में भारत एक इंपॉर्टेंट मार्केट बन जाता है। लेकिन ऐप को जब हम डिलीट करते हैं तो क्या होता है? हम तो फ्री में इसे डाउनलोड कर रहे हैं, और हम अगर इसे डिलीट करते हैं तो उसे नुकसान कैसे पहुंचता है? तो कुछ टेक एक्सपर्ट से मैंने बात की और मुझे जो समझ में आया कि जब आप इसे डिलीट करते हैं तो उनकी रेटिंग घटती है। लेकिन क्या टिकटॉक को अभी भी डाउनलोड उसकी रेटिंग देखकर किया जा रहा है? क्योंकि टिकटॉक इतना पॉपुलर हो गया कि उसकी रेटिंग देखकर कितने लोग डाउनलोड कर रहे होंगे। और रेटिंग की अगर बात की जाए तो कैरी मिनाटी वर्सेस टिकटॉक, वो रोस्ट, वो सारे जब वीडियोस चले थे तभी हमने देखा था कि टिकटॉक की जो रेटिंग थी वो 1 पॉइंट समथिंग पर पहुंच गई थी, वापस वो 5 पर पहुंच गई। सोनम वांगचुक ने जब देश में आह्वान किया कि आप चाइनीज ऐप को डिलीट कीजिए, तब इसकी रेटिंग गिरी, कुछ पॉइंट से गिरी, कुछ 4 पॉइंट समथिंग पर पहुंची, अब वापस 5 पर पहुंच चुकी है। और कल शिल्पा शेट्टी या शहनाज गिल को एक वीडियो डाल देंगे और फिर टिकटॉक में जो है फिर से लोगों की बहार आपको नजर आने लगेगी। तो ऐसे में जब हम गिराते हैं उनकी रेटिंग तो क्या होता है? उनका यूजर बेस घटता है, उनकी रेवेन्यूज पे इसका असर पड़ सकता है। किसी को अभी शॉर्ट नहीं पता है कि उनके रेवेन्यूज पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि जो भी डेटा है इनकी रेवेन्यूज और इनके यूजर्स का, ये खुद नहीं बताते हैं, बल्कि कुछ एक्सटर्नल एजेंसीज हैं जो कैलकुलेट करती है। तो कितना पड़ेगा ये हम और आप बस सोच ही सकते हैं। पड़ेगा नहीं पड़ेगा इसका कोई शॉर्ट जवाब नहीं है। लेकिन जब हम इस तरह के ऐप्स को डिलीट करेंगे, एंटरटेनमेंट वाले ऐप को डिलीट कर रहे हैं, आपको पता है आपके फोन में इतने सारे ऐप्स हैं जो चाइनीज कंपनी के ओन्ड ऐप हो सकते हैं, जैसे कि टैक्स हेलिंग कंपनी हो सकती है आपकी, पेमेंट की एक बहुत ही मशहूर कंपनी है, पेमेंट ऐप चलाती है, उसमें भी कहा जा रहा है कि चाइनीज हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है, कहा क्या जा रहा है भी ज्यादा। फूड आप जो ऑर्डर करते हैं वैसी कई कंपनियों में भी चाइनीज कंपनियों का निवेश है, यानी कि चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत के स्टार्टअप के इकोसिस्टम में अच्छा खासा है। और ऐसे में जब हम इनके एप्स को डिलीट करेंगे, यानी हम उनकी सर्विसेज भी नहीं लेंगे, और हम जब उनकी सर्विसेज नहीं लेंगे तो ये चोट किसे पहुंचेगी? चाइनीज कंपनी को जिसने कुछ पैसे लगाए, या उसको जो भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, जो अपना बिजनेस चलाना चाहता है, उसके बिजनेस को ज्यादा चोट लगेगी बनाम चाइना। बॉयकॉट चाइनीज पटाखे, बॉयकॉट चाइनीज पिचकारी, ये आवाज आप कब सुनते हैं? मैंने तो यही नोट किया है कि जैसे होली करीब आए या जैसे दिवाली का त्योहार करीब आता है, तब ये नारे लगने लगते हैं, तब पुतले फूके जाते हैं, भारतीय कंज्यूमर को कहा जाता है कि आप चाइनीज सामान नहीं खरीदें। जो ये अपील कर रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो अपील की टाइमिंग होती है ना, ये मुझे बहुत खटकती है। दिवाली आ गई है,
बाजारों में सारा सामान पहुंच जाता है, और उसके बाद अगर आप कहेंगे कि आप चाइनीज सामान नहीं खरीदिए, तो जरा उन दुकानदारों की सोचिए जिन्होंने चाइना से ये सामान खरीद करके अपने स्टोर में रखा है। यानी कि ये सवाल कि आप चाइनीज खरीदे या ना खरीदे, उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर ये चाइनीज सामान भारतीय बाजार तक पहुंच कैसे रहा है। और अगर पहुंच गया है तो जिसने खरीदा है, प्रोक्योर किया है मुझे और आपको बेचने के लिए, उसको तो नुकसान होगा ना। उसके नुकसान की भरपाई कैसे होगी? वो भी तो भारतीय व्यापारी है जो चाइना का सामान खरीद रहा है। और वो चाइना का सामान क्यों खरीद रहा है? क्योंकि उसे बेटर प्राइसिंग में वो सामान मिल रहा है। मैं तो ऐसे भी लोगों को जानती हूं जो चाइना जाते हैं खाली सूटकेसेस के साथ और उसमें सामान भर भर कर लाते हैं भारतीय बाजार में बेचने के लिए, और उनका दावा है कि वहां का सामान सस्ता होता है, टिकाऊ होता है। और ये भारतीय दुकानदार भी जो वहां से सामान खरीद करके बेचते हैं, वो इसीलिए खरीद रहे हैं ना क्योंकि उन्हें भारत में उस प्राइस पर सामान नहीं मिलता है। चलिए हम बात करते हैं इस दिवाली की। अब आप ही बताइए, नौकरियां जा रही हैं, सैलरी कट हो रहा है, ऐसे में जब आप कुछ दिवाली की लड़ियां ही खरीदने जाएंगे और अगर आपको एक मेड इन इंडिया लाइट की लड़ी 600 रुपए की मिलेगी और मेड इन चाइना अगर आपको 150 रुपए की मिलेगी, तो पैसे बचाने के लिए आप कौन से ऑप्शन को चुनेंगे? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि हम सभी पैसा बचाना चाहते हैं और ऐसे डिफिकल्ट टाइम में और भी पैसा बचाना चाहेंगे। तो ऐसे में मेड इन चाइना को बॉयकॉट करना, हम उन दुकानदारों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे जो चाइना से सामान खरीद रहे हैं। या तो आप उन्हें उपलब्ध करवाइए मेड इन इंडिया सामान और सही प्राइस पर उपलब्ध करवाइए ताकि वो उसमें मुनाफा तो कमा सके। लेकिन हाँ, इस बार जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अभी से आवाज उठानी शुरू कर दी है और कहना शुरू कर दिया कि इस बार की दिवाली चाइना फ्री होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं 2019 में चाइना के सामान का कारोबार सिर्फ दिवाली में 3,200 करोड़ का हुआ था, जो कि 2018 के मुकाबले 60% कम रहा है। 2018 में 8,000 करोड़ का कारोबार हुआ था, 2019 में 3,200 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। और अब व्यापारी कह रहे हैं कि वो अभी से ही चाइनीज सामानों के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और कोशिश होगी कि इसे 1,00,000 करोड़ रुपए जो है का कम कारोबार हो चाइनीज सामान का। फिर भी 3,200 करोड़ में अगर 1,00,000 करोड़ ही वो कम कर पाएंगे तो फिर किस तरह के कैलकुलेशन है आप खुद ही समझ सकते हैं। बात केवल होली और दिवाली की नहीं है, मेड इन चाइना ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुसपैठ मचा रखी है। घुस भी गए हैं, पैठ भी जमा ली है, हमें इसकी आदत भी लग गई है। जब मुझे लगा कि हाँ मेड इन चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए, मैंने भी सोचा अपने घर में तमाम सामान की एक लिस्ट बनाती हूँ, देखती हूँ कितना मेड इन चाइना है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे और आपके घर में भी ऐसा ही होगा। एक टी शर्ट से लेकर हवाई चप्पल से लेकर के टीवी और इनफैक्ट ये फोन जिसमें मैं अपना ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब मेड इन चाइना ही है। तो अब इसको मैं कंपेयर करती हूँ कि हम बात कर रहे हैं कि आप ऐप डिलीट कर दीजिए, आप ऐप की लिस्ट भी बना लीजिए और आप अपने घर में मौजूद सामान की भी लिस्ट बना लीजिए और फिर देखिए क्या होगा। जो भी सामान इसमें मौजूद है, क्या उनसे छुटकारा पाना इतना आसान है? हमें उसकी आदत लग गई है और आदत सिर्फ इसलिए नहीं लगी है क्योंकि वो सस्ता है, कई मायनों में वो टिकाऊ भी साबित होता है। टिकाऊ साबित होता है तभी तो बड़े बड़े उद्योग, चाहे वो अमेरिका के हों या इंडिया के हों, उनका रॉ मटेरियल चाइना ही पहुंचा रहा है। भारत के उद्योग भी चाइना के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके अपना सामान बाहर के देशों में भेज रहे हैं। तो क्यों लिया जा रहा है इतना सारा चाइना से सामान? आप एक ऐप डिलीट करके अपने मन को बहला सकते हैं कि हमने मेड इन चाइना को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन आपके घर में जितना सारा सामान है क्या उसे आप बॉयकॉट कर सकते हैं? आसान नहीं होगा इसे बॉयकॉट करना, उस सामान को छोड़ना। तो चाइना की स्ट्रैटेजी क्या है? ऐसा नहीं है कि चाइना हमेशा से ही ये सुपर पावर बना रहा है, ये सुपर मैन्युफैक्चरर बना रहा है। 1950 के दशक में चाइना की हालत भी काफी खराब थी। 1978 के आसपास जब इन्होंने फैसला किया कि अपनी इकोनॉमी को खोलेंगे, तो साथ ही साथ ये प्लान भी बना कि कैसे अपने देश को भी अपने पैरों पे खड़ा करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन एक मैसिव स्केल में हुआ। तो चाइना क्या करता है, वो दूसरे देशों में देखता है कि किस सामान की जरूरत है, उस सामान को कैसे मास स्केल में प्रोड्यूस किया जाए और उसे और बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक अच्छी पैकेजिंग के साथ उसे सस्ते में पहुंचाया जाए। और इसी में चाइना कामयाब हो रहा है और बाकी देश फेल हो रहे हैं। अब बात
प्योर इकोनॉमिक्स की। हम सब जानते हैं भारत और चीन के बीच में एक ट्रेड डेफिसिट है, यानी भारत चीन से ज्यादा सामान ले रहा है और चीन को बहुत कम सामान देता है, इसलिए ट्रेड डेफिसिट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत जो सामान एक्सपोर्ट करता है, बाहर भेजता है, बहुत सारी कंपनियां इंडिया में जो एक्सपोर्ट करती हैं अपने सामान को, उस सामान को बनाने के लिए भी उसे चाइना की मदद लेनी पड़ती है। अभी तक भारत में जो भी सामान बन रहा है, 2019 का ये आंकड़ा है जो हमें बताता है कि 34% सामान जो है चाइना से जो आता है वो उन सामानों के लिए आता है जिसे बाहर भेजना होता है, यानी रॉ मटेरियल होंगे, छोटे छोटे पुर्जे होंगे जो चाइना भारत को दे रहा है, उसके इस्तेमाल के बाद ही भारतीय उद्योग अपने सामान को बाहर भेजता है। तो यानी इनकी निर्भरता कितनी है चाइना में। और अगर हम चाइना को एकदम बॉयकॉट कर दें, इस सामान को लेना बंद कर दें, तो सोचिए वो एक्सपोर्ट हाउसेस जो चाइना से सामान लेकर के आगे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाकर भेजते हैं, उनका क्या होगा, रोजगार का क्या होगा, उन कंपनियों के आगे काम कैसे चलेगा। क्या हम इतने आत्मनिर्भर हैं कि हम उन्हें ये सारा प्रोडक्ट बनाकर देंगे? अगर हम बना करके देंगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम चाइना पर आश्रित हैं तो कैसे होगा। तो ये आंकड़ा स्लोली और स्टेडीली बढ़ता ही गया। 2009 में हम इस तरह का सामान जो हमारे एक्सपोर्ट की लायबिलिटीज को पूरा करने में मदद करता था, 1.8% दर जो था हम चाइना से मंगवाते थे, और अब 2019 में हम 34% तक उन पर इस सामान के लिए, रॉ मटेरियल के लिए आश्रित हैं। तो आप सोचिए कि ये 2009 से 2019 में कितना बड़ा जंप है। 1.8 से हम 34% पर पहुंच गए। और हमारी सरकारें क्या करती रही? वो सोती रही, वो अपने ही राजनीति में उलझी रही और चाइना अपने पांव पसारता गया। और मैंने ये भी बात कही कि वो एक्सपोर्ट हाउसेस जो इन सामान का इस्तेमाल करके आगे बढ़ाती हैं, अगर उन्हें ये सामान मिलना बंद हो जाएगा तो वो भी तो दम तोड़ेंगी। इसीलिए इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच का ट्रेड जो है वो सीधी लाइन नहीं है, वो आपस में कहीं ना कहीं ऐसी मिली हुई है, एक सारे नर्व्स ऐसे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि एक भी तार को हिलाना पूरे सिस्टम को हिलाने जैसा होगा। और इस तार को अगर हिलाना है तो बहुत ही भयंकर लेवल पर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। चाइना का ये चक्र आखिर टूटेगा कैसे? काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। नोमुरा के एक स्टडी ग्रुप ने पाया कि 2019 में करीब 56 कंपनियां थी जिन्होंने अपना बोरिया बस्तर बांधा चाइना से और निकल गए कि हम कहीं और अपना सेटअप लगाएंगे। इन 56 कंपनियों में से केवल 3 कंपनियां थी जो भारत में आई, बाकी पहुंची वियतनाम, थाईलैंड, ताइवान, लेकिन भारत नहीं आई। इसी तरह अभी कोविड-19 के खौफ में कुछ हजार कंपनियां हैं जो चाइना से अपने सेटअप को हटा रही हैं, दूसरी देशों की तरफ देख रही हैं। और निक्कई ने इनसे एक बात की कि आप किस देश की तरफ देख रहे हैं, तो 1000 में आधा कर लीजिए और उसका भी आधा कर लीजिए, यानी केवल 300 कंपनियां हैं लगभग जो भारत की तरफ अभी सिर्फ देख रही हैं। आएंगी कि नहीं पता नहीं, कहीं वही हाल ना हो जाए 2019 में। 56 में से केवल 3 ही कंपनियां थी जिन्होंने भारत में अपना सेटअप खोला। तो बहुत जरूरी है, अगर चाइना से लड़ना है तो हमें चाहिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर आके अपना सेटअप लगाएं। अगर वो सेटअप लगाएंगी, वो सामान बनाएंगी, तो हम चाइना से नहीं लेने के बजाय उनसे सामान ले सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो वो कंपनियां जिन्होंने भारत को छोड़कर दूसरे देश में अपना सेटअप लगाया, वो भारत क्यों नहीं आई? भारत क्या कर सकता है कि ये कंपनियां दूसरे देशों के बजाय भारत में आए, ताकि रोजगार भी बढ़े और कुछ ऐसा सामान जो हम चाइना से लेते हैं वो भारत में ही बने, हम इन्हीं कंपनियों से सामान लें। तो IIM इंदौर के प्रोफेसर प्रशांत सालवान ने एक रिसर्च पेपर निकाला है जिसमें बता रहे हैं कि 6 बिंदु हैं जिस पर अगर भारत काम करें तो MNCs भारत में आकर अपना सेटअप लगाएंगी। इसके लिए भारत सरकार को फर्म फिट गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। तो प्रोफेसर सालवान कहते हैं कि अगर MNCs को भारत में लाना है तो काम करना होगा भारत को सबसे पहले अपने पॉलिसी फ्रेमवर्क पर, अपनी इकोनॉमी पर, एक बिजनेस का इकोसिस्टम देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, लीगल सिस्टम्स को रिवर्क करना होगा ताकि ये कंपनियां कॉन्फिडेंट महसूस करें भारत आने में। लोकेशन एडवांटेज देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो जहां पर भी वो काम कर रहे हो वहां से पोर्ट्स पास हो, एयरपोर्ट पास हो, साथ ही में
बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी मुहैया कराना जरूरी है। तभी बड़े बड़े फर्म्स जो हैं, एमएनसी फर्म्स, वो अपना कारोबार भारत में लाएंगे, नहीं तो यूं ही भारत से मुंह मोड़ते। भारत और चीन के जो ट्रेड संबंध है ना, वो एकदम कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की तरह है। कोई गलत नर्व कट जाए तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए एक एक्सपर्ट सर्जन की जरूरत पड़ेगी जो इन सारे उलझे हुए तारों को जो कहीं ना कहीं मिले हुए हैं उन्हें एकदम ध्यान से अलग करे, ताकि किसी को ठेस ना पहुंचे और बीमारी की जड़ तक भी पहुंचे। यानी चोट बड़ी है और हम एक ऐप डिलीट करके बैंडेड सॉल्यूशन से मेड इन चाइना को बॉयकॉट करने में बस एक टोकनिज्म निभा सकते हैं। असल में हम चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे अगर यह मुहिम केवल ऐप डिलीट करने तक ही रह जाए।